हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिकल दुनिया। तो अपन जो है इसमें एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ रहे थे, तो उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो रिमेनिंग उसके एप्लीकेशंस थे उनको मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए, एक इसमें इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है इसका कोगुलेशन ऑफ ब्लड। देखिए, हमारा जो ब्लड होता है वो एक जो है पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होता है। हमारा जो ब्लड है वो एक पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होता है, यानी ब्लड जो है वो कोलाइडल स्टेट में जो है रहता है हमारी बॉडी के अंदर, और उसका चार्ज होता है पॉजिटिवली चार्ज। अब जैसे कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है, कोई कट लग जाता है, शेविंग करते समय ब्लेड लग जाता है, रेजर लग जाता है, या और भी कुछ हो सकता है, तो उसमें जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को अपन रोकने के लिए जो है या तो हम पोटाश एलम को काम में लेते हैं, या फिर अपन जो है उसमें फेरिक क्लोराइड, लेबोरेटरी में अगर अपने को चोट लग गई, ग्लास वगैरह से चोट लग जाती है, या किसी मतलब आयरन की मतलब कोई ब्लेड वगैरह से चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन में अपन जो है वहां पर या फेरिक क्लोराइड अपने पास आसानी से अवेलेबल होता है, तो अपन वहां पर फेरिक क्लोराइड काम में लेते हैं। और अगर अपने को घरों में हो इस तरह की कोई जो आपकी सलून वगैरह में जो है रेजर से चोट लग जाती है, तो फिर वहां पर जो है पोटाश एलम को काम में लिया जाता है। तो बात ये आती है कि भाई पोटाश एलम किस तरह से या आपका फेरिक क्लोराइड किस तरह से जो है ब्लड की जो ब्लीडिंग होती है उसको रोक देता है। ब्लड के लिए अपन ने बताया ये होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड। अब अपन इसमें मिला रहे हैं पोटाश एलम। पोटाश एलम होता है ये, या फिर हम इसमें मिलाते हैं फेरिक क्लोराइड। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का न्यूट्रलाइजेशन कराने के लिए अपने को नेगेटिव आयंस की रिक्वायरमेंट होगी। नेगेटिव आयंस में आप देखो यहाँ पर सल्फेट आयंस है, तो सल्फेट आयन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन का काम कर सकता है। फेरिक क्लोराइड देखें तो अपने को यहाँ पर क्लोराइड आयन मिलता है इससे, ये क्लोराइड आयन यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है। तो जो भी आपके एनायंस है वो एनायंस आपके जो है वो न्यूट्रलाइजेशन का काम करेंगे, और जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है तो ब्लड पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और आपकी जो कटी हुई कट वाली जो जगह होती है उस जगह पर आपके जो ब्लड पार्टिकल्स जमने लग जाते हैं, उनका प्रेसिपिटेशन होने लग जाता है। और जब वो आपकी कटी हुई जगह पर ब्लड का प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन हो जाता है तो ब्लीडिंग जो होगी वो बंद हो जाती है। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपन जो है या तो पोटाश एलम काम में लेते हैं या फिर अपन फेरिक क्लोराइड काम में लेते हैं। पोटाश एलम या फेरिक क्लोराइड किस तरह ब्लीडिंग रोक रहा है? ब्लड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होता है, यानी ब्लड के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है। जब अपन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जैसे पोटाश एलम या अपना फेरिक क्लोराइड वगैरह इसको लगाते हैं कटी हुई जगह पर, तो इनसे मिलने वाले जो एनायंस होते हैं वो एनायंस क्या करते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड का न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं, और जब ये न्यूट्रलाइजेशन होता है तो उस न्यूट्रलाइजेशन के बाद कटी हुई जगह पर ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है, ब्लड जमने लग जाता है, और जब ब्लड जम जाएगा तो ब्लीडिंग जो होगी वो बंद हो जाती है। तो इस तरह से जो है ब्लड का कोगुलेशन कराया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फोटोग्राफी। देखिए, फोटोग्राफी जो होती है, अपन आजकल की फोटोग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल की फोटोग्राफी में कैमरे के अंदर कार्ड होता है, लेकिन जो पुरानी फोटोग्राफी थी, तो पुरानी वाली फोटोग्राफी में आपके कैमरे के अंदर जो है रील होती थी, या तो उसमें फोटोग्राफिक प्लेट में आपकी जो है ग्लास की, बहुत ज्यादा ओल्ड फोटोग्राफी की बात करें तो ग्लास की प्लेट हुआ करती थी, और उसके बाद की अपन बात करें तो वहां सेल्यूलॉइड जो है एक प्लास्टिक का एक टाइप होता है, सेल्यूलॉइड की फिल्म काम में ली जाती है। तो चाहे ग्लास हो चाहे सेल्यूलॉइड हो, दोनों ही कंडीशन में उन ग्लास या सेल्यूलॉइड के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग की जाती है। अब ये सिल्वर ब्रोमाइड बनता कैसे था? देखिए, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, अगर हम इनको डायरेक्ट मिक्स कर देंगे तो डायरेक्ट मिक्स करने पर तो बनेगा प्रेसिपिटेट, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ जिलेटिन
जेलेटिन की प्रेजेंस में जो है अपने को मिलता है इसका सिल्वर ब्रोमाइड का कोलाइडल सॉल्व मिलता है। अब सिल्वर ब्रोमाइड को ही काम में क्यों लेते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है। इसके अंदर फोटो सेंसिटिविटी होती है, मतलब जैसे लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो लाइट के थ्रू इसके सिल्वर आयंस का रिडक्शन हो जाता है और उस रिडक्शन की वजह से अपने को फोटोग्राफ मिलता है। तो फोटो सेंसिटिविटी की वजह से अपन सिल्वर ब्रोमाइड को जो है इस काम के लिए जो है यूज करते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड को बनाने का मेथड, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, इनको इक्विवेलेंट अमाउंट में लिया जाएगा और जेलेटिन की प्रेजेंस में लिया जाता है। जेलेटिन की प्रेजेंस में जब इनको मिक्स किया जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड आपको एज ए कोलाइडल सॉल्व मिलेगा और इस सिल्वर ब्रोमाइड के कोलाइडल सॉल्व को अपन फोटोग्राफिक प्लेट यानी या तो ग्लास की प्लेट या फिर सेल्यूलॉइड फिल्म उस पर कोटिंग करेंगे। पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है डार्क मींस अंधेरे में किया जाता है। अंधेरे में क्यों करना है? क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड में फोटो सेंसिटिविटी होती है, अगर लाइट पड़ जाएगी तो लाइट से उसका रिडक्शन हो जाएगा सिल्वर आयंस का। तो उस रिडक्शन को रोकने के लिए अपन ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है अंधेरे में करवाते हैं। अंधेरे में फिल्म के ऊपर उसकी कोटिंग की जाएगी, अंधेरे में फिल्म को सुखाया जाता है, अंधेरे में फिल्म की जो है पैकिंग की जाती है। तो इस तरह आपकी जो फोटोग्राफी होती है उस फोटोग्राफी के अंदर भी अपन कोलाइड्स को ही काम में लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका रबर इंडस्ट्री। देखिए रबर जो होता है आपका जो नेचुरल रबर होता है वो आपके रबर ट्री में से निकाला जाता है। रबर ट्री जो होता है ये आपका इसका बॉटेनिकल नेम होता है हैविया ब्रासिलियंसिस। रबर ट्री का बॉटेनिकल नेम होता है हैविया ब्रासिलियंसिस और जब इस हैविया ब्रासिलियंसिस के स्टेम पर कट लगाया जाता है तो कट लगाने पर मिल्क जैसा लिक्विड जो है उसमें से बहता है और उस मिल्क जैसे लिक्विड को बोला जाता है लैटेक्स। रबर मिल्क और लैटेक्स। कट लगाने पर जो मिल्क जैसा लिक्विड बाहर निकलता है व्हाइट कलर का उसको रबर मिल्क बोलते हैं या फिर लैटेक्स बोलते हैं। रबर मिल्क या लैटेक्स जो होता है रबर का एक कोलाइडल सॉल्व होता है। रबर मिल्क जो है वो रबर का एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें रबर के पार्टिकल्स के ऊपर प्रोटीन की लेयर होती है और ये जो प्रोटीन की लेयर होती है ये प्रोटेक्टिव कोलाइड का काम करती है। अब इसमें रबर को प्रेसिपिटेट कैसे किया जाए, उसका जो है कोगुलेशन कैसे किया जाए, इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो होता है कि हम इसको लैटेक्स को जो है बॉयल करें अच्छी तरह से। जब लैटेक्स को बॉयल किया जाता है तो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल के कोलिजन होते हैं। कोलिजन से प्रोटीन की लेयर जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है और जब प्रोटीन की लेयर डिस्ट्रॉय होगी तो जो रबर के पार्टिकल का जो नेगेटिव चार्ज होता है वो खत्म होने लग जाता है और उसके बाद रबर पार्टिकल जुड़ करके उनका कोगुलेशन हो जाता है। एक मेथड। या फिर दूसरा मेथड इसका ये हो सकता है अपन इलेक्ट्रोलाइट लें। इलेक्ट्रोलाइट में जनरली यहाँ पर एसिटिक एसिड काम में लिया जाता है। एसिटिक एसिड का जो 1 या 2% सॉल्यूशन जो है रबर मिल्क में मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद में जो है रबर का कोगुलेशन। अब इसमें रबर को अलग किया जाता है, पानी से धोया जाता है और उसके बाद इसमें सल्फर को मिक्स करके रबर को बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो जब सल्फर के साथ इसको बॉयल किया जाता है तो उससे जो है उस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। और ये वल्केनाइजेशन प्रोसेस जो होता है ये रबर की क्वालिटी को मेंटेन करने का काम करता है, रबर की क्वालिटी को अच्छा बना देता है, रबर को मजबूत बनाने का काम करता है। तो रबर निकालने के लिए अपने को रबर मिल्क की जरूरत पड़ती है, रबर मिल्क या लैटेक्स। और ये रबर मिल्क कहां से आना है? हैविया ब्रासिलियंसिस। जो रबर ट्री होते हैं उनका बॉटेनिकल नेम होता है हैविया ब्रासिलियंसिस और इसमें जो है इनके स्टेम पर कट लगाया जाएगा और कट लगाने पर रबर मिल्क निकलता है। आपका मिल्क जैसा होता है, व्हाइट कलर का लिक्विड होता है और ये जो है लिक्विड आपका रबर का एक कोलाइडल सॉल्व होता है जिसमें रबर पार्टिकल पर चारों तरफ प्रोटीन की लेयर होती है जिससे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है।
तो अब इसको कोगुलेशन कराना है। कोगुलेशन के लिए अपन इस मिक्सचर को, इसको मिल्क को बॉईल करेंगे। जब बॉईल करते हैं तो बॉईल करने पर मीडियम के पार्टिकल की टक्कर होती है और उन टक्कर से प्रोटीन लेयर डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, जिससे इसका रबर का कोगुलेशन होता है। कोगुलेटेड रबर को अपन पानी से धोएंगे, पानी से वॉश करने के बाद में उसमें सल्फर मिक्स किया जाता है और सल्फर मिक्स करके फिर दोबारा गर्म करते हैं, होता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। और वल्केनाइजेशन प्रोसेस जो होता है, ये वल्केनाइजेशन प्रोसेस जो है आपका रबर की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, उसको मजबूत बनाने का काम करता है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और भी आती है, जैसे अपन कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट है तो उस मेटालिक ऑब्जेक्ट के ऊपर रबर की लेयर लगाना चाहते हैं। तो रबर की लेयर लगाने के लिए रबर के पार्टिकल पर तो क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो उस मेटालिक ऑब्जेक्ट को अपन बना देंगे एनोड, और एनोड बना करके अपन जो है रबर मिल्क के अंदर जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस कराते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रोड डाल करके इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाएगा। अब रबर पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो जो नेगेटिव चार्ज वाले रबर पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे आपके एनोड पर जाएंगे, न्यूट्रल होंगे, और वहां पर जो है धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रबर जो है जमने लग जाता है। तो इस तरह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन रबर की कोटिंग कर सकते हैं। ये जो है इसका आपका इसका इंडस्ट्रीज में ये मेथड जो है काम में लिया जाता है। इसके बाद में एक और इसका एप्लीकेशन आता है टैनिंग, टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर की टैनिंग। देखिए, टैनिंग वाला जो प्रोसेस होता है, ये लेदर के साथ में किया जाता है। जैसे कोई भी जानवर मर जाता है तो जानवर मरने के बाद जब उस पर से लेदर निकाला जाता है तो उस लेदर को अपन डायरेक्टली जो है काम में नहीं लेते। आपने नॉर्मली देखा होगा, कोई जो है रोड साइड कोई भी एनिमल जब मर जाता है, अगर उसको उठाया नहीं जाए वहां से तो वो धीरे धीरे उसी जगह पर वो खत्म हो जाता, सड़ जाता, पूरी की पूरी बॉडी उसकी खराब हो जाती है। उसकी स्किन वगैरह, उसका लेदर वगैरह सब कुछ जो होता है वो आपका डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, उसमें जो आपका डिकम्पोज होने लग जाता है। अब अपन जब उसी लेदर का जब अपन कोई सामान बनाते हैं तो वो सामान आपको कई सालों तक चल जाता है, कई साल तक वो आपका लेदर जो है खराब नहीं होता। तो ऐसा क्या करते हैं अपन जो है उस लेदर के साथ में टैनिंग प्रोसेस कराते हैं। जो आपका लेदर होता है, लेदर खुद जो है एक पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होता है। लेदर में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होता है, जेल नेचर का कोलाइड होता है, और इसमें मिलाया जाता है टैनिन को। टैनिन जो होता है ये आपके जो पेड़ होते हैं उनके स्टेम का ऊपर का हिस्सा निकाला जाता है, उस ऊपर के हिस्से में टैनिन नाम का जो है कंपाउंड मिलता है। और ये टैनिन जो होता है ये आपका एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है। लेदर तो है पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड, टैनिन जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइड होता है। टैनिन का सॉल्यूशन बनाया जाता है और टैनिन के सॉल्यूशन को के अंदर अपन लेदर को डालेंगे। ये भी कोलाइड, लेदर भी कोलाइड, टैनिन भी कोलाइड। जब दो कोलाइड एक साथ मिक्स किए जाते हैं तो होता है म्यूचुअल कोगुलेशन। म्यूचुअल कोगुलेशन में पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को न्यूट्रलाइज करता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को न्यूट्रलाइज करता है। और इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो आपका लेदर होता है उस लेदर के ऊपर टैनिन की कोटिंग हो जाती है, और टैनिन की ये जो कोटिंग होती है वो आपके लेदर को बैक्टीरिया के इफेक्ट से बचाने का काम करती है। बैक्टीरिया के इफेक्ट से ही बचाती है, लेदर को हार्ड बना देती है, लेदर आपका मजबूत हो जाता है और वो सालों साल टिकाऊ बना रहता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं टैनिंग। तो टैनिंग प्रोसेस जो होता है वो लेदर के साथ लेदर को स्ट्रॉन्ग और उसको मतलब ड्यूरेबल बनाने के लिए काम में लिया जाता है। कैसे करते हैं, आपका लेदर खुद जो होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है। हमारी स्किन जो होती है पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होता है। कौन सा कोलाइड होगा, जेल नेचर का कोलाइड। जेल मीन्स आपका लिक्विड इन सॉलिड, तो जेल नेचर का कोलाइड होता है। अब इसके अंदर अपन मिलाते हैं टैनिन। टैनिन का सोर्स होता है आपके स्टेम, पेड़ों का जो स्टेम होता है, स्टेम के जो ऊपरी लेयर होती है, बार्क बोलते हैं जिसको अपन, तो उस ऊपरी लेयर में से जो बार्क होता है, बार्क में से टैनिन को निकाला जाता है। और ये टैनिन जो है आपका जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइड होता है।
अब ये जो कोलाइड है, एक तो टेनिन का तो हो गया नेगेटिवली चार्ज, लेदर हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज। जब पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड को और नेगेटिवली चार्ज कोलाइड को एक दूसरे के साथ में मिक्स किया जाएगा, तो मिक्सिंग करने पर म्यूचुअल कोगुलेशन होता है। म्यूचुअल कोगुलेशन का मतलब नेगेटिव वाले को पॉजिटिव न्यूट्रलाइज कर रहा है, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर रहा है, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपका जो लेदर होता है उस लेदर के ऊपर टैनिन की कोटिंग हो जाती है, और ये टैनिन की जो कोटिंग होती है बैक्टीरिया के इफेक्ट से आपके लेदर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, और उसके साथ साथ आपका जो लेदर होता है वो मजबूत भी बना रहता है। अच्छा, टैनिन की आजकल टैनिन की जगह पर जो है क्रोमियम सॉल्ट्स जो है वो काम में लिए जा रहे हैं। उसका रीजन होता है पेड़ों के ऊपर से जब अपन उसका स्टेम का ऊपरी हिस्सा बाहर हटाते हैं तो उससे पेड़ जो होते हैं वो सूख जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो आपके पेड़ों को बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसका स्टेम को जो अपन नुकसान नहीं पहुंचाते हैं उसकी जगह टैनिन की जगह वहां पर आजकल क्रोमियम सॉल्ट काम में लिया जाता है, और क्रोमियम सॉल्ट से भी हम इस प्रोसेस को करवा सकते हैं। तो ये आपका जो है इस तरह से अपन ने बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस पढ़े। आज मैंने आपको 4 एप्लीकेशन बताए, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, फोटोग्राफी, रबर इंडस्ट्री और टैनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका फूड। अपन कई तरह का फूड जो है अपनी डेली लाइफ में काम में लेते हैं, और वो फूड भी जो होता है किसी ना किसी फॉर्म में कोलाइड होता है। जैसे बटर काम में लेते हैं अपन, मिल्क काम में लेते हैं अपन, कर्ड काम में लेते हैं, बटर मिल्क काम में लेते हैं, फिर अपन चपाती काम में लेते हैं, अपन अब ये कई तरह के फलों के जूस काम में लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है, ये जितना भी हमारा फूड आइटम होता है ये मैक्सिमम हमारा कोलाइडल स्टेट में काम में लिया जाता है। कोलाइडल स्टेट में काम में लेने का रीजन, कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं इनकी एब्जॉर्बिंग पावर अच्छी होती है, और इस वजह से हमारी बॉडी जो होती है इनको बॉडी से आसानी से चिपक जाते हैं, बॉडी इनको बड़ी आसानी से जो है अब्जॉर्ब कर पाती है, बॉडी इनको आसानी से जो है डाइजेस्ट कर पाती है। तो इसलिए जो है मैक्सिमम फूड आइटम जो होता है वो हमारा कोलाइडल स्टेट के अंदर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका ब्लू कलर ऑफ स्काई। अपन देखते हैं कि जो स्काई कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। तो स्काई कलर ब्लू होने का रीजन क्या होता है, अपना जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं जो आपकी एयर के साथ मिक्स रहती है। डस्ट और वाटर ड्रॉपलेट्स दोनों आपकी एयर के अंदर मिक्स होती है। जब सनलाइट पड़ती है इन पार्टिकल्स के ऊपर, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट में से ये ब्लू कलर की लाइट की स्कैटरिंग करता है। मैक्सिमम जो स्कैटरिंग होती है वो ब्लू कलर की लाइट की स्कैटरिंग जो है मैक्सिमम अमाउंट में होगी, और ब्लू कलर की लाइट की स्कैटरिंग होने की वजह से अपने को स्काई कलर जो है ब्लू दिखाई पड़ता है। और यही रीजन होता है कि ज़्यादातर नेचुरल कोलाइड्स जो होते हैं, जैसे आपका सी वाटर होता है, कहीं पर भी पानी गहरा भरा हुआ है, साफ पानी है, तो वो आपको नीला दिखाई पड़ेगा। तो ब्लू कलर दिखने का रीजन होता है कि पानी के अंदर जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल पार्टिकल ब्लू कलर की लाइट की, ब्लू कलर की वेवलेंथ की स्कैटरिंग जो है मैक्सिमम अमाउंट में करते हैं। तो इसका रीजन होता है स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल टू 1/λ पावर, यानी जो शॉर्ट वेवलेंथ होंगी उनकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी और जो लॉन्ग वेवलेंथ होंगी उनकी स्कैटरिंग कम होगी। तो ब्लू कलर जो होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ में आता है, तो शॉर्ट वेवलेंथ की कारण से ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, और इस वजह से मैक्सिमम कोलाइड जो होते हैं नेचुरल वाले वो आपको ब्लू कलर के अंदर दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका फिफ्थ, डेल्टा फॉर्मेशन। देखिए एक्चुअल में डेल्टा का मीनिंग होता है जिस जगह सी वाटर और रिवर वाटर एक दूसरे कांटेक्ट में आता है, सी वाटर एंड रिवर वाटर का जहां कांटेक्ट होता है उस जगह ट्रायंगुलर शेप में मिट्टी जो है कलेक्ट हो जाती है, और उस ट्रायंगुलर शेप में मिट्टी जो कलेक्ट हो रही है उस पार्ट को अपन नाम देते हैं डेल्टा। अब ये डेल्टा बनता किस तरह से उसको अपन देखें। यहाँ पर
जैसे ये आपका सी वाटर, अब इसके अंदर बहुत तरह के सॉल्ट्स होते हैं। और वो सॉल्ट्स जो है, जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो सारे के सारे आयंस की फॉर्म में होंगे, और यानी सी वाटर में बहुत तरह के आयंस जो होते हैं वो मिक्स होते हैं। अब यहां से आपका रिवर, अब रिवर का वाटर जो होता है लास्ट में जो है सी के साथ मिक्स होता है, मतलब जितनी भी नदियां होती है, मैक्सिमम नदियां जो होती है लास्ट में जाकर के समुद्र में मिल जाती है। अब रिवर वाटर जो आता है, उस रिवर वाटर के अंदर मड वगैरह होते हैं, क्ले पार्टिकल्स होते हैं, और क्ले पार्टिकल्स की सरफेस के ऊपर मिलता है नेगेटिव चार्ज। रिवर वाटर के साथ में जो क्ले आता है, उन क्ले पार्टिकल्स की सरफेस के ऊपर होंगे नेगेटिव चार्ज। अब जब नेगेटिव चार्ज वाला जो पानी है, वो पानी जब सी वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो सी वाटर के सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम यानी जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयन है, जो भी कैटायंस हैं, वो कैटायन आपके क्ले पार्टिकल्स के नेगेटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। रिवर वाटर के साथ मिट्टी आ रही है, क्ले पार्टिकल्स हैं, क्ले पार्टिकल की सरफेस पर नेगेटिव चार्ज, फिर सी वाटर जो है उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो सी वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट आपके क्ले पार्टिकल्स के नेगेटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन करेगा, और जिसमें नेगेटिव चार्ज का जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तो क्ले पार्टिकल वंडरवाल ट्रैक्शन फोर्स के थ्रू जुड़ेंगे, और जुड़ने पर धीरे धीरे भारी होकर के नीचे कलेक्ट होने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर जो है ट्रायंगुलर शेप में मिट्टी कलेक्ट होने लग जाती है, और ये जो मिट्टी के जो ट्रायंगुलर शेप के जो टीले बन जाते हैं, इन्हीं टीलों को नाम दिया जाता है डेल्टा। इनका शेप जो है ट्रायंगुलर शेप होता है, इस वजह से इनको जो है डेल्टा बोला जाता है। अभी ट्रायंगुलर शेप क्यों बन रहा है? देखो, रिवर वाटर जब इधर से आएगा तो साइड से मिट्टी कटती है रिवर वाटर की वजह से, और जब इसमें समुद्र में जब टाइड आता है तो टाइड से यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, तो इधर से तो क्या होता है, चपटा हो जाता है, इधर से जो है थोड़ा तिकोना शेप आ जाता है। तो इस वजह से आपको ये ट्रायंगुलर शेप में मिट्टी जो है जमी हुई दिखाई देगी, और इसी को अपन बोलते हैं यहाँ पर डेल्टा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका सीवेज डिस्पोजल। देखिए, जो सीवर लाइन के अंदर जितनी भी गंदगी होती है, आपके जितने भी बड़े सिटी हैं, बड़े सिटी में सारी की सारी गंदगी जो होती है घरों की, उसको सीवर लाइन के थ्रू जो है कलेक्ट किया जाता है, सीवर लाइन के थ्रू से उसको सिटी से बाहर किया जाता है। तो सीवर लाइन में मिलने वाली जो गंदगी होती है, उस गंदगी के पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलता है। वो गंदगी जो है आपकी कोलाइडल स्टेट में होगी, और उन कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो उस गंदगी को एक तो सिटी से बाहर करना है, सिटी से दूर करना है, और उस गंदगी को जो है काम में लाना है। तो उसको क्या किया जाता है कि सीवर लाइन के थ्रू सारी की सारी गंदगी सिटी से बाहर ले जाई जाती है। बाहर ले जाने के बाद उसको जो है बड़े बड़े टैंकों में कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद अपन उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस कराएंगे, यानी इलेक्ट्रोड डाला जाएगा, और इलेक्ट्रोड डाल करके जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो जो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल आपके एनोड के ऊपर जाकर के कलेक्ट होने लग जाएंगे। यानी सारा का सारा गंदगी, सारा का सारा कोलाइड जो होता है वो आपका एनोड के ऊपर कलेक्ट होता है। तो इस तरह से पानी अलग हो जाता है, कोलाइडल पार्टिकल अलग हो जाते हैं, और उसका जो है कोगुलेशन हो जाता है। अब इसका फायदा क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस का यहाँ पर एक फायदा ये होता है कि जो भी गंदगी कलेक्ट हुई है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स एनोड के ऊपर कलेक्ट हुए हैं, उसको अपन जो है बायो फर्टिलाइजर की तरह से खेतों में काम में ले सकते हैं। बचा हुआ जो पानी होता है उसको इरिगेशन में काम में ले लिया जाता है। तो इससे फायदा क्या हो रहा है? सिटी के अंदर गंदगी नहीं हो रही, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, और जो गंदगी थी वो आपकी जो है एज ए फर्टिलाइजर काम आ जाती है, पानी जो होता है वो इरिगेशन में काम आ जाता है। तो इस तरह से अपन जो है उस गंदगी को यूजफुल बना सकते हैं, और गंदगी जो है सिटी से दूर हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर।
देखिए वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जो आजकल तो अपन कई तरह के प्यूरिफायर्स काम में ले रहे हैं, फिल्टर काम में लेते हैं, लेकिन थोड़े टाइम अगर अपन पुरानी बात करें तो पहले जो है प्यूरिफायर्स काम में नहीं लिए जाते। उसके लिए हम पानी को साफ करने के लिए पानी के अंदर फिटकरी मिलाया करते थे। फिटकरी मीन्स पोटाश एलम। पोटाश एलम में आपका K2SO4, Al2SO4 होल ट्वाइस थ्राइस N24H2, ये आपका पोटाश एलम। अब पानी के अंदर जो भी गंदगी होती है उसके अंदर आपके क्ले पार्टिकल्स होते हैं, आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, या और भी गंदगी होती है, तो उन सारी की सारी गंदगी के पार्टिकल्स के ऊपर मिलता है नेगेटिव चार्ज। जब अपन पानी के अंदर फिटकरी को या पोटाश एलम को मिक्स करते हैं तो पोटाश एलम से मिलने वाले पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन यानी एनायन, ये आपके एनायंस, तो ये जो आपके एनायंस होते हैं, ये एनायन क्या करते हैं, जो गंदगी के नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। और जब पार्टिकल्स का न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ेगा, जुड़ने के बाद उसका साइज ग्रो करेगा, बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने पर आपके पार्टिकल भारी हो जाते हैं और भारी होकर धीरे धीरे नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। तो जितनी भी गंदगी होती है वो सारी की सारी गंदगी पानी के नीचे कलेक्ट हो जाती है, और जब गंदगी पानी के नीचे कलेक्ट हो जाएगी तो आपका पानी जो होता है ऊपर से उसको निकाल करके काम में ले लिया जाता है। तो ये जो है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का पुराना मेथड है। पानी के अंदर जो गंदगी है कोलाइडल स्टेट में, पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज है, उस पानी के अंदर अपन मिक्स करेंगे पोटाश एलम को। पोटाश एलम से मिलने वाले जो इसमें एनायंस होते हैं, आपके पॉजिटिव आयन में आपका किट्स में पोटेशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन, तो ये जो आपके एल्यूमिनियम और पोटेशियम के आयन होते हैं, ये एल्यूमिनियम पोटेशियम आयन आपके जो गंदगी के नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन के बाद वो गंदगी के पार्टिकल जुड़ेंगे, साइज ग्रो करेगा, बड़े होंगे, भारी होंगे, नीचे कलेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद अपन पानी को बाहर निकाल करके उसको साफ पानी को अपन काम में ले पाते। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका देखिए बेटा, इसके बाद में इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है रेन। रेन के लिए क्लाउड्स का होना कंपलसरी है। अभी क्लाउड्स क्या होता है, वाटर वेपर और एयर का मिक्सचर। वाटर वेपर और एयर का जो मिक्सचर होता है उसको अपन बोलते हैं क्लाउड। दैट इज क्लाउड इज ए लिक्विड एरोसॉल। क्लाउड जो होता है वो लिक्विड एरोसॉल होता है। अब रेन जो है इसकी तीन कैटेगरी है। एक तो आपकी इसमें आती है नेचुरल में दो कैटेगरी हो जाती है, और एक होती है आर्टिफिशियल। अब जैसे अपनी बरसात में एक तो है जिसमें कि बादल गरजते, बिजली चमकती और बरसात होती है। एक सिंपल बरसात चलती रहती है, कोई बादल नहीं गरज रहा, कोई बिजली नहीं गरज रहा। तो मैं पहले नेचुरल वाली दोनों कैटेगरी को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बादल जो है, जैसे अपर एटमॉस्फेयर में जब बादल होता है तो अपर एटमॉस्फेयर में जब टेम्परेचर डाउन होगा तो टेम्परेचर डाउन होने पर आपके जो ड्रॉपलेट्स होंगे उनमें कंडेंसेशन चालू हो जाता है। अपर एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स में जब टेम्परेचर डाउन होता है तो टेम्परेचर के डाउन होने पर आपके वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उनमें कंडेंसेशन चालू हो जाएगा। कंडेंसेशन मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने पर वो भारी हो जाएंगे, और भारी होने के बाद धीरे धीरे वो नीचे आने लगेंगे। तो जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आते हैं तो उसको अपन बोलते हैं रेन। और इस तरह की रेन में किसी तरह की कोई आपकी जो है बादलों में गरजना या आपकी लाइटनिंग वगैरह ऐसा कोई प्रोसेस नहीं। एक दूसरी कंडीशन आती है जब बादलों में गर्जन होता है और बिजली चमकने वाली घटनाएं होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उनमें फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है उन वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। जब क्लाउड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो इस मूवमेंट में क्या होगा, एयर के साथ फ्रिक्शन होता है, और इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जो आपके ड्रॉपलेट्स होते हैं उन पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है।
अब इसमें कंडेंसेशन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि इसका ये वाला जो क्लाउड है नेगेटिवली चार्ज क्लाउड किसी पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड के कांटेक्ट में नहीं। जब नेगेटिवली चार्ज क्लाउड और पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड जब तक कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जब तक कंडेंसेशन ना तो नेगेटिव वाले का होगा ना पॉजिटिव वाले का होगा। तो इसमें अब कंडीशन में बरसात होने के लिए जरूरी होता है कि दो अपोजिट चार्ज वाले क्लाउड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में, और जब दो अपोजिट चार्ज वाले क्लाउड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये लाइक एन इलेक्ट्रोड वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जैसे ही वो दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो स्पार्किंग होगी। इसको स्पार्किंग को अपन बोलते हैं बिजली का चमकना, और जो आवाज निकलती है उसको अपन बोल देते हैं बादलों का गरजना। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि दोनों का म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाता है। पॉजिटिव वाला भी न्यूट्रलाइज होंगे, पॉजिटिव वाले ड्रॉपलेट्स भी न्यूट्रलाइज होंगे और नेगेटिव चार्ज वाले ड्रॉपलेट्स भी न्यूट्रलाइज होंगे। और जब ये न्यूट्रलाइजेशन होता है तो उसके बाद जो है कंडेंसेशन चालू हो जाता है। वाटर ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो साइज में बढ़ने लग जाते हैं, और जब साइज बढ़ने लग जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचता है, उसको अपन बोलते हैं बरसात। एक बरसात में कोई बादल नहीं गरज रहा, बिजली नहीं चमक रही। दूसरी बरसात में बादल भी चमक रहे और बिजली भी गरज रही। कब नहीं चमकते और गरजते? जब डायरेक्ट कंडेंसेशन होता है, आपके वाटर ड्रॉपलेट्स पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा, तो जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा कंडेंसेशन चालू हो जाएगा। कंडेंसेशन होने पर साइज ग्रो करेगा, और साइज ग्रो करने पर ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव होने पर उनको नीचे खींचने लग जाता है। दूसरा मेथड, जब क्लाउड में चार्ज प्रोड्यूस हो चुका होता है फ्रिक्शन के कारण से, तो कंडेंसेशन के लिए दो अपोजिट चार्ज वाले क्लाउड्स का एक दूसरे के कांटेक्ट में आना कंपल्सरी। जब अपोजिट चार्ज वाले क्लाउड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर म्यूचुअल कोगुलेशन होगा। पॉजिटिव वाला भी न्यूट्रलाइज होगा, नेगेटिव वाला भी न्यूट्रलाइज होगा, और इस म्यूचुअल कोगुलेशन के बाद जो है साइज ग्रो करेगा, साइज बड़ा होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उन ड्रॉपलेट्स को नीचे खींचने लग जाता है। इस तरह से बरसात। तीसरा तरीका आता है इसका आर्टिफिशियल रेन का। आर्टिफिशियल रेन की जरूरत हमको उस कंडीशन में पड़ती है जब सारे के सारे बादलों पर, सारे के सारे क्लाउड्स पर सेम चार्ज आ जाए, सभी पर नेगेटिव हो या सभी पर पॉजिटिव हो। जब सभी पर सेम चार्ज होगा तो उस कंडीशन में म्यूचुअल कोगुलेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती। भाई नेगेटिव वाले तो कांटेक्ट में आएंगे नहीं, रिपल्शन होगा, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगे। तो उस कंडीशन में अगर अपने को बरसात करवानी है तो उसके लिए अपन अपने बादलों के ऊपर डस्ट वगैरह का स्प्रे करते हैं, केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है। और डस्ट या केमिकल का जब स्प्रे किया जाता है तो दोनों का अपोजिट चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, और उस न्यूट्रलाइजेशन के बाद कंडेंसेशन चालू होता है, और जब कंडेंसेशन होगा तो ड्रॉपलेट्स नीचे आते हैं, उससे अपनी बरसात चालू हो जाती है।